नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये हमारा आज विज्ञान का पहला क्लास होगा साइंस का। ठीक है, साइंस का पहला क्लास होगा जिसमें हम आज देखेंगे कि हमें इसमें सिलेबस कौन कौन सा है, कौन से कब पढ़ना है, ये सभी बातों को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप 10वीं में 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, ये क्लास 10 के लिए है। आपका ये साइंस का जो है प्रतिदिन क्लास आपको शाम 7 बजे मिलेगा। प्रतिदिन तो नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको इतना रखिए कि सोम से लेकर और बृहस्पतिवार तक आपको रेगुलर क्लास इस पे मिलेगा। ठीक है, और शुक्रवार से आपको शनिवार आपको सोशल साइंस का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम विज्ञान में देखते हैं। तो हमारा विज्ञान जो है सो 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका नाम है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिक्स, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। और अगर बात करें फिजिक्स में, तो आपको फिजिक्स में जो है सो आपको इन सभी चैप्टरों को पढ़ना है, जिसमें आपका है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इसके बाद है मानव नेत्र, और इसके बाद है विद्युत धारा के प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये आपका मेन चैप्टर है, इसी से आपको फिजिक्स का ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इसमें हम एक वर्ड को जानेंगे जिनका नाम है प्रकाश। आखिर ये प्रकाश है कौन? सबसे बड़ी बात तो है भाई कि प्रकाश है कौन। कहीं प्रकाश के नाम सुनते हुए आपको दबंग वाले प्रकाश राज का तो ख्याल नहीं आया, या कहीं आपको प्रकाश जावड़ेकर का ख्याल आया? अगर इन दोनों से ख्याल नहीं भी आया तो कहीं आपका जो हमारा केंद्रीय मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, इसका ख्याल तो नहीं ना आया? अगर आया है तो आप बिसर जाइए, भूल जाइए, क्योंकि ये सभी प्रकाश बिल्कुल नहीं है। प्रकाश एक ऐसा कारक है, मतलब ऐसा माध्यम है जरा से हम कोई वस्तु को देखते हैं। सिंपल बात है, जैसे तुम हो बाग में और तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी है बाग में, तो तुम कैसे देखोगे अपने गर्लफ्रेंड को? वो देखने में तुमको मदद करता है, वो है प्रकृति का एक अद्भुत दिया हुआ तोहफा, गिफ्ट, जिनका नाम है प्रकाश। क्या समझे? ये प्रकाश जो है सो आपकी गर्लफ्रेंड को देखने में मदद करता है। ये तो आपके लिए था, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, तो जितने भी सारे वस्तु हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, उन सभी वस्तुओं को देखने में हमें प्रकाश मदद करती है। ठीक, प्रकाश के बारे में आप एक बात समझिए कि प्रकाश एक ऐसा भी है जिससे हमको, अगर सुबह सुबह धूप लगाते हैं तो उससे हमको विटामिन डी का प्राप्ति होती है, और उससे हमको हड्डी भी मजबूत होता है, बोन्स मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है कि नहीं? ठीक है, अब जैसे बात करेंगे हम, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है प्रकाश, एक प्रकार का क्या है, तो एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, आप इसे आगे क्लास में भी जाइएगा जब 11th 12th में, तो इसके बारे में बहुत सारा आप पता कीजिएगा। एक तरफ से देखा जाए तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है और प्रकाश एक तरंग भी है, वेव भी है कि नहीं? तो ये आपको आगे में जाके पढ़िएगा जब 11th 12th में जाइएगा तब। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब अगर बात करें हम, तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकलती है और प्रकाश नहीं निकलती है। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर जो वस्तुओं का जो डिवीजन हुआ है, इसको बांटा गया है, वो 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को हम इंग्लिश में बोलेंगे लूमिनस। क्या बोलेंगे दोस्त? लूमिनस। और अप्रदीप्त को बोलेंगे नॉन लूमिनस। प्रदीप्त वस्तुओं का क्या मतलब हुआ? प्रदीप्त वस्तुओं का आप एक चीज के बारे में जानते होंगे कि लूमिनस कहाँ लिखा रहता है। तो लूमिनस एक प्रकार का बैटरी है, ठीक है, उसमें भी आपको लिखा रहता है। ठीक, तो मतलब आप बैटरी से प्रकाश दिलाइए, बस आप ऐसे जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रदीप्त वस्तु वैसा होता है ना कि जिनसे प्रकाश निकलती है। जैसे आप अभी अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो उनसे भी प्रकाश निकलती है। तो यकीन मानिए जो हमारा लैपटॉप जो है, ठीक, जब आप देख रहे होते हैं तो ये भी हमारा एक प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण है, और जैसे कि आपको इसे इंग्लिश में कहेगा तो लुमिनस का उदाहरण है। लेकिन जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ या हाँ अस्थिर से है, हाँ, जिसमें आप कुछ नहीं देख रहे हैं, तो उस समय ये आपका मोबाइल जो है सो अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण होगा। आप टेलीविजन देखिए, जब बंद टेलीविजन रहता है तो ये अप्रदीप्त का उदाहरण रहता है, और जब टेलीविजन चालू रहता है तो उसको अप्रदीप्त का, जब चालू रहता है तो प्रदीप्त वस्तु लुमिनस का आपका उदाहरण बन जाता है। तो आप मोटा मोटी बात इतना समझिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, और जिस वस्तुएं से प्रकाश नहीं निकलती है उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। इसका उदाहरण अगर हम देखें
तो हम जिस पे बैठे हुए हैं टेबल, ठीक, और अपने अगल बगल देख लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को, वो भी आपका अप्रदीप्त वस्तु ये है, भले ही कितनी खूबसूरत क्यों न हो, है कि नहीं। तो चलिए, और अप्रदीप्त वस्तु का ये आपका उदाहरण था। अप्रदीप्त वस्तुओं का बात आप देख लीजिए, तो आपका सनम जो चांद जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि रात के समय में ये चमकते हुए नजर आता है। हमारा सूर्य ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, लालटेन ले लीजिए, राज छाप जिंदाबाद, इसका जो लालटेन है ये जलती हुई लालटेन होगा, तो ये किस चीज का उदाहरण होगा, आपको प्रदीप्त वस्तुएं का। ठीक है, ठीक है, तो अब हम समझ गए कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होता है। अब देखिए, प्रका प्रकाश के किरण पुंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि किसी प्रदीप्त पदार्थ, मतलब कि प्रदीप्त पदार्थ किसको बोलेंगे, प्रदीप्त पदार्थ मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, जिससे भी प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश जो होता है, हमेशा एक बात प्रकाश के बारे में एक बात जानिए कि प्रकाश जो होता है लाइट, हमेशा एक सरल रेखा पर गति करता है। किस पे गति करता है, तो सरल रेखा पर, सरल रेखा पर हमेशा गति करेगा, तो इसे हम कहेंगे क्या, प्रकाश की किरण। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक समूह से गुजरेगा, समूह से गुजरेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है, तो अब देखिए, प्रकाश के किरण पुंज जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है अपसारी किरण पुंज, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग अपसारी किरण पुंज, जिसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, इस डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है अपसारी किरण पुंज में, कि इसमें एक बिंदु रहता है और एक बिंदु से आपको हमें सारा जो होता है सो प्रकाश जो होता है सो निकलते हुए चले जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे क्या, प्रकाश की किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें से एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश फैलती चली जाती है, तो उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज अर्थात डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, जैसे देखिए हमारा एक टॉर्च है, टॉर्च कैसे होता है, टॉर्च ऐसे रहता है, इसमें से पूरा निकलते होता है, तो ऐसे करके पूरा एक बल्ब से निकलता है और एक पूरा बल्ब के निकलते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब बात आता है क्या, तो समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक दूसरे का क्या होता है, तो ये समांतर होता है। मतलब ये सभी आपको प्रकाश की किरण समझ लीजिए, ये सभी जितने हैं सभी प्रकाश के किरण पुंज है, और इसमें जो है सो एक दूसरे का क्या होती है, तो समांतर होती है। तो समांतर किरण पुंज कैसा होता है, देखिए जब भी लाइट कोई दूर, बहुत दूर से निकलेगी ना, तो ये हमारा क्या होगा, प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश का समांतर किरण पुंज ये हमारा कहलाता है। जैसे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है हमेशा, तो ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, ये हो गया समांतर किरण पुंज। अब बात करेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु होता है और उस बिंदु पे क्या होता है कि सभी जगह प्रकाश जो आके तो आपको मिल जाता है। जब हम पढ़ेंगे दर्पण और लेंस, तो उसमें एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे क्या होता है कि कुछ भी हो कहीं से भी आओ, और ये एक दूसरे पे आके मिलते हुए चली जाती है। ठीक है, मिलते हुए मिल जाती है एक जगह। मतलब इसे हम अगर कहा जाए परिभाषा के रूप में, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार किरण पुंज को क्या कहेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो देखिए अब हम अगर बात करें कि प्रकाश के गमन के आधार पर, मतलब प्रकाश अगर जाती है और किससे होकर निकलती है नहीं निकलती है, इस आधार पर देखा जाए तो आपको ये क्या कितने प्रकार के होती है, 3 प्रकार के। एक होता है पारदर्शी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा अपारदर्शी, उसे कहेंगे ट्रांसकुलेंट, ट्रांसलूसेंट। उसके बाद होगा पारभासी, जिसे हम कहेंगे ओपेक। ठीक है, तो देखिए पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी में क्या होगा कि प्रकाश जो है उस वस्तु को आर पार करके निकल जाती है। क्या होती है, आर पार करके निकल जाती है। उस प्रकार के वस्तु को क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, जैसे अगर हम अभी देख रहे हैं, हम अपना मोबाइल है, तो मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं, तो मोबाइल में एक बात बताइए, मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं कोई वीडियो, अभी तो मेरा ही वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को अगर तो उसमें क्या होगा आपको कि मोबाइल के आप पीछे
जो प्रकाश आता है उसके आर पार नहीं, तो उसको क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, छाया, शैडो। ठीक है, अब जैसे हम ही अगर यहाँ पर हम खड़ा होंगे तो आप देखते होइएगा कि रात में अगर किसी स्ट्रीट लाइट के सामने, मतलब चौराहा में अगर लाइट है और वहां से आप गुजरते होंगे तो आपके पीछे जो है सो छाया बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश आर पार नहीं कर पा, सॉलिड गलत। अब बात करेंगे हम कि प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश के जो आर पार हो जाती है उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश का सॉरी वस्तुएं जो होता है सो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन, तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट और पारभासी को बोलेंगे ओपेक। तो पारदर्शी क्या होता है, तो देखिए पारदर्शी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पारदर्शी वैसे कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे जिससे प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाती है, आसानी से आर पार हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब जैसे हमारा एक बार देख लीजिए कांच, मतलब शीशे के गिलास, उससे पार क्या होगा, आर पार हो जाता है प्रकाश। ठीक है, फिर अगर बात करें तो हवा, ठीक है, हवा में आप देखिए सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें हमारे तक पहुंच जाती है, इस बीच में हवा भी है लेकिन हवा उसको रोक नहीं पाती है, मतलब प्रकाश को कोई रोक न पाए, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर ले लीजिए पानी, पानी से भी तो है प्रकाश गुजरती है, तो आपको उस आर पार हो जाएगा, भले ही कुछ निकल जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में। ठीक है, लेकिन पानी भी क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, फिर बात आती है अपारदर्शी अर्थात ट्रांसलूसेंट का। तो ट्रांसलूसेंट हम उस वस्तु को कहेंगे जिससे क्या होता है कि प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो पाए, आसानी से क्या, किसी भी प्रकार से आर पार नहीं हो जाता है। जैसे हम अभी अगर मोबाइल ही देख रहे हैं तो मोबाइल में आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल में अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो को देख रहे होंगे, आप उसके नीचे जो क्या है वो आप उसको नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट का उदाहरण है। आप देख लीजिए किताब, किताब से भी क्या होता है, प्रकाश आर पार, मतलब इतना समझिए कि जिस वस्तु का छाया बन जाए वो क्या होता है, हमारा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण होता है, वो वस्तु अपारदर्शी का होता है। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण लें कि उसका उदाहरण क्या होता है, तो जैसे लोहा, ठीक है, लकड़ी, किताब, मोबाइल, ये सभी जो होते हैं सो हमारा अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होते हैं। फिर बात करते हैं हम पारभासी पदार्थ, मतलब ओपेक का। मतलब क्या, कुछ इससे निकले और कुछ इससे नहीं निकले। ठीक है, मतलब क्या कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने जाते हैं, उसे कहते हैं, फिर गलत हो गया पारभासी, हम्म, उसे पारभासी। वो ठीक है लेकिन गलत लिखा है। इसमें तो डालिए दिया। दो डालेंगे भाई, ना डालिए। दो, तो दो को तो डाल दिया। कहाँ दो डालें, हाँ, दो को तो वो भइये ना सकता है। तेज क्लासेस तेज क्लासेस बॉडी की वो अकेले में बनाता है सब आदमी वीडियो की, डिस्टर्ब हो जाता है बात। अरे भाई जो चल ही रहा है अभी तक, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं अभी से। ओके, लाइव। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गमन, जिस वस्तु से आर पार हो जाए। अरे भाई तुम पहले अपना नोटिफिकेशन ऑफ करो। अब हम बात करेंगे भाई, 1450 लिख लो, 15 लिख लो, 15।
लिखो ना, 2 15 लिखा है, 15 लिखो ना सीधे। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर, ठीक है, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है आपको पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब गमन, ये भी गलत हो गया, 16 लिख लो भाई, 16, 15 को काट दो, 16 लिख लो। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश जो आसानी से आर पार हो जाए या नहीं हो या कुछ ही भाग हो, उस आधार पर अगर हम देखें तो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। तो पारदर्शी को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हम उस वस्तु को बोलेंगे जिस वस्तु से होकर प्रकाश जो है सो आसानी से आर पार हो जाए, ठीक है, आसानी से, इसको कोई नहीं रोक सके, ठीक है। जैसे हमारा हवा हो गया, पानी हो गया, कांच का ग्लास हो गया, मतलब कांच समझिए, शीशा, कांच को ही हम पढ़ेंगे शीशा, कांच को ही बोलते हैं शीशा, ठीक है। तो ये सभी जो उदाहरण होते हैं पारदर्शी होते हैं। इनसे क्या होता है कि प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम अपारदर्शी का। किसका? अपारदर्शी का। अपारदर्शी को अंग्रेजी में हम बोलेंगे ओपेक। क्या बोलेंगे? ओपेक। आपको इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओपेक, ठीक है। तो अपारदर्शी हम उस वस्तु को कहेंगे जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो जाए, मतलब क्या, इसका छाया बन जाए, मतलब छाया नहीं बनेगा तभी तो भाई इसका क्या होगा कि प्रकाश आसानी से, आसानी क्या, किसी भी प्रकाश उससे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारा किताब, किताब का भी छाया बनता है, ठीक, किताब हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा हो गया, हमारे हमारा टेबल भी हो गया, हाँ, ये सभी जो उदाहरण होते हैं, ये क्या होता है हमारा? तो अपारदर्शी का उदाहरण होता है, ओपेक का उदाहरण होता है। अब हम बात करेंगे पारभासी पदार्थ का, ठीक है। तो पारभासी हम उस पदार्थ को कहेंगे जिनके कुछ ही भाग को प्रकाश क्या होता है, जाने देता है, जिनके कुछ ही भाग प्रकाश का जो होता है उसको जाने देता है, बाद बाकी को नहीं जाने देता है। तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा अगर उदाहरण हम देखें इनका, तो क्या होता है? कागज, तेल लगा हुआ कागज, उससे आप देखिएगा तो कुछ ही भाग प्रकाश जाएगा, बाद बाकी को क्या करेगा? तो नहीं जाने देता है। फिर आपका हुआ दूध, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया कि आंख का पलक, ठीक है, कुहासा, ये सभी किसका उदाहरण है? तो आपका पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। ये हमारा था प्रकाश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सभी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम प्रकाश का परावर्तन का बात करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अभी परावर्तन का नियम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन परावर्तन के बाद क्या कहते हैं, क्या होता है, देखिए। प्रकाश का परावर्तन का आप बेसिक बात समझिए ना, कि प्रकाश अगर कहीं से आता है और उसको हम घुमा देता है अगर कोई वस्तु, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम उनको कहेंगे। अब जैसे देखिए, आप एक अगर बात समझिए, तो देखिए, अगर हम क्रिकेट देखते होते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या करता है कि एक गेंद आता है और विराट कोहली क्या मारता है? छक्का मारता है, छक्का, सिक्स मारता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखिए, तो बॉल गया, बैट पे लग गया, और बैट से लेके फिर बॉल दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ बॉल का मुड़ना, मतलब गेंद का मुड़ना, गेंद का परावर्तन हुआ। उसी प्रकार क्या होता है कि प्रकाश भी किसी वस्तु से टकरा कर उसी दिशा, उसके विपरीत दिशा में लौट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि समतल दर्पण जो होता है सो प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखिए परावर्तन का नियम के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात होता है कि एक हम ये दर्पण ले लिए हैं, ठीक है, दर्पण ले लिए हैं, और उसमें जो होता है तो आपका परावर्तन, ये किरण आती है, ठीक है। इस तीर को देखिए, इस तीर, ये तीर अगर आ रही है तो इधर आ रहा है भाई, तो मतलब दर्पण पे पड़ा, और दर्पण क्या हुआ, ये इसको वापस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया? वापस कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन का नियम कहेंगे। ये परावर्तन का हमारा रे डायग्राम था,
ठीक है। अब हम इसको देखेंगे परावर्तन का नियम क्या होता है। मतलब परावर्तन का नियम का डेफिनेशन देखा है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को हम कहेंगे प्रकाश का सॉरी परावर्तन के नियम कहेंगे। परावर्तन का नियम मतलब देखिए कुछ यहाँ पर आपको स्पष्ट ही समझ गए हैं कि नियम इसमें बोल रहा है। मतलब कि परावर्तन तो समझ गए कि परावर्तन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक, मतलब इसे आप समझिए कि बाउंस करके बैक हो जाएगा, मतलब टकरा के अगर बैक हो गया, यही हमारा क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। और जिन नियमों का अप्लाई करके, जिन नियमों को फॉलो करके, जिन नियमों का अनुसरण करके ये लौटता है उसी को हम कहते हैं परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। तो परावर्तन के नियम जानने से पहले हम कुछ बिंदुओं को जानेंगे। जो बिंदु हमारा है क्या, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम समझते हैं आपतित किरण। क्या समझते हैं, ये हमारा कुछ टर्म है जिसे हमें जानना होता है। ये हम टर्म आप समझिएगा कि हम ये क्यों जाने हैं। तो आप समझिए कि जब हमारा शादी होता है तो हम न उनको पहचानते रहते हैं और न हम उनको पहचानते रहते हैं, ये हमको पहचानता रहता है। लेकिन हमको कोई तो इंट्रोड्यूस कराता है, कोई हमको पहचान करवाता है कि ये आपका साली है, ये आपकी बड़ी सरहज है, ये आपकी सासू माँ है, ये आपके ससुर है, ये आपका साला है। ये सभी आपको पहचान करवाया जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार हम उसमें भी देखेंगे कि भाई हमारा कौन साला है, कौन सरहज है। हाँ, ये सभी हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है हमारा क्या, तो आपतित। आपतित क्या होता है, आपतित किरण क्या है, किरण, आपतित किरण। तो ये किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब आने वाली किरण, जैसे कि ये किरण अगर आप यहाँ पर देखिए, ये किरण अगर यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आपतित किरण हो गया। ठीक है, आपतित किरण हो गया ये हमारा। मतलब किसी भी सतह पर अगर आएगा तो आने वाली किरण क्या होता है हमारा, आपतित किरण होती है। फिर बात आती है परावर्तित किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण। तो अगर परावर्तित किरण क्या होगा हमारा कि जिस यहाँ पर आप समझिए एक बात है माध्यम, ठीक है, मतलब ये आप जिस जिस तरह से आपका ये आया है, जहां से आया है और उसी दिशा में अगर लौट गया, ठीक, यहाँ से अगर मान लीजिए हवा से एक किरण आया है और किसी से टकरा कर हवा में ही चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। मतलब लौट के चला जाएगा जिस, हाँ, तो ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। अब हम बात करेंगे आपतन बिंदु का। क्या बात करेंगे हम, आपतन बिंदु का। तो आपतन बिंदु देखिए, आपतित किरण और ये एक हमारा, चलिए एक इससे पहले समझ लेते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे ये हमारा दर्पण है तो उस पे इसका जो लंब होता है, यही हमारा ये वाला रेखा जो आपको 90 डिग्री का कोण बना दिया, यही हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इसे हम कहेंगे अभिलंब। ठीक है। तो देखिए अगर ये समतल सतह है, यहाँ पर आपको क्या हुआ, नॉर्मल हो गया हमारा, यहाँ पर ओ एन जो है हमारा क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं आपतन बिंदु का। ठीक है, किसका, तो आपतन बिंदु का। तो आपतित किरण जिस सतह से टकराए, कहाँ पे, इस सतह से टकराए, यहाँ पे इस वाला भाग पे टकराया, तो ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। ठीक है। अब बात करें हम किसका, परावर्तन बिंदु का। किसका, तो परावर्तन बिंदु का। परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु नहीं, परावर्तन बिंदु आपतन बिंदु सब एक ही सतह से होगा, इसलिए हम इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसका, तो आपतन कोण का। किसका, तो आपतन कोण का। तो आपतन कोण समझिए, आपतन कोण क्या होता है, ये हमारा आपतित किरण हुआ और ये हमारा नॉर्मल हुआ। ठीक है, ये एक मिनट से हम मिटा देते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया और ये हमारा आपतित किरण हो गया। तो इस कोण को जो है, इस दोनों कोण के बीच में जो कोण फॉर्मेट हुआ है इन दोनों के रेखाओं के बीच में, तो यही हमारा क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को हम आई से निरूपित करते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे मतलब तो हो गया आपतन, आपतित किरण, और आपतन कोण है तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे आप देखिए एन ओ ए ओ एन, ये जो हमारा ये वाला भाग है सो हमारा क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। ठीक है। अब बात करेंगे हम परावर्तन कोण का। तो परावर्तन कोण क्या होता है, ये आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, एंगल होता है, उसी को हम कहेंगे परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो देखिए ये था हमारा कुछ टर्म, कुछ समय था जो हमें क्या हुआ, इसके बारे में हम जाने। अब अगर हम इसका बात करें कि इसका नियम क्या है, तो सबसे पहले नियम समझिए, इसका नियम क्या होता है। ठीक है, एक मिनट,
इसका नियम समझने से पहले नियम समझिए कि इसका नियम क्या होगा कि आपतित किरण, परावर्तन के जो नियम है सो समझिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये हमारा तल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम है कि आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब जो है सो हमारा तीनों एक ही तल में, नॉर्मल जो है सो तीनों एक ही पॉइंट होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे कि ये आपका आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण है कि परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब एंगल आई, ठीक है, और एंगल आर जो दोनों होते हैं सो बराबर होते हैं। तो ये हमारा था परावर्तन के दो नियम। ठीक है, ये अब हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है सो हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, और ठीक है, समतल दर्पण पर जो किरण पड़ेगा वो उसका हम आपको बताएंगे, समतल दर्पण का विशेषता क्या होता है, ये सभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। भाई